नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल, इसमें आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ये हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता कैसा रह सकता है। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज की चर्चा में। हमारे साथ हैं वीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के, हमारे साथ रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के, और किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड का मार्केट पूरे हफ्ते अगर आप देखें तो 1,000 रुपये के दायरे में गोल्ड घूमता रहा। 48,500 से 49,500 के आसपास मार्केट का रेंज रहा। और ओवरऑल अगर देखें तो ऊपर से करीब करीब 1% तक की गिरावट भी हमने इस हफ्ते गोल्ड में देखी। हालांकि पिछले 3 महीने में गोल्ड के दाम 10% तक बढ़ चुके हैं। तो मेरा पहला सवाल बीरेन जी आपसे ये होगा कि क्या यही 1,500 का रेंज हम नेक्स्ट वीक भी देखेंगे गोल्ड में, या गोल्ड में अगले हफ्ते किसी एक तरफा मूव की संभावना आपको दिख रही है? ये आज के नॉन फार्म पेरोल के बाद शायद ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। फिलहाल तो ये है कि ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, करीबन $200 की तेजी आई, लेकिन रुपये की भी इतनी अच्छी शानदार एप्रिसिएशन है, तो दोनों की क्रॉस वोलेटिलिटी है। रुपी और कॉमेक्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ प्राइस थोड़े एक सीमित दायरे में रहे हैं। आज के जॉब डेटा के बाद थोड़ी क्लैरिटी आएगी, बट फिर भी जो झुकाव है वो बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मार्केट में जो स्ट्रेटजी है वो बाई ऑन डिप्स यानी गिरावट पर खरीदारी का ही रहेगा। अब कितनी गिरावट पर बाइंग, क्या टारगेट, इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी किशोर जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं कि गोल्ड का ओवरऑल फंडामेंटल तो मजबूत बताया जा रहा है, लेकिन इस बार गोल्ड में एक नया ट्रेंड ये आया है कि मार्केट एक तरफा भागने को तैयार नहीं है। तेजी आती है, उसके बाद फिर कुछ करेक्शन आता है, फिर मार्केट बढ़ना शुरू करता है, और इसी तरह करते करते पिछले 3 महीने में 10% दाम बढ़े हैं। अब चूंकि दुनिया भर में चीज़ें ठीक हो रही हैं, इकोनॉमी ओपन अप हो रही हैं, वहाँ पर जो स्पॉट की डिमांड है गोल्ड की वो थोड़ी बहुत बढ़ रही है। मानसून को लेकर अच्छा फोरकास्ट आया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में डिमांड बढ़ने की बात हो रही है। क्रिप्टो करेंसी का जो एक बबल था वो धीरे धीरे फूटता हुआ दिख रहा है। तो मैं अब आपसे समझना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, उसमें कोई दो मत नहीं है, एक्सपर्ट्स के बीच सब लोग तेजी में हैं, लेकिन ट्रेडर के लिए इस मार्केट में क्या है? क्या ट्रेडर के लिए नेक्स्ट वीक बाइंग का मौका रहेगा? अगर हाँ तो किस लेवल पे खरीदें, किस टारगेट को ध्यान में रखें, कहां पर स्टॉप लॉस लगाएं? मृत्युंजय, आई थिंक ये सवाल सही है, बट सवाल का टाइमिंग थोड़ा गलत लग रहा है कि आप महीने का पहले शुक्रवार का शाम को ये सवाल पूछ रहे हैं। जो नॉर्मली जो महीने का पहले शुक्रवार रात को जो नॉन फॉर्म पेरोल्स का डेटा आता है वो सबसे अहम डेटा होता है, और पूरा मंथ का जो है वो पूरा डायरेक्शन सेट करता है। तो थोड़ा प्रेडिक्टिव नेचर के हिसाब से मैं बताऊंगा, जैसा बीरेन भाई ने बोला है कि नॉन फॉर्म पेरोल्स करीब करीब 6.5 लाख नया जॉब्स क्रिएशन का एक्सपेक्टेशन है, जो बहुत ही अच्छा नंबर है। शायद कुछ कुछ एस्टिमेट्स आप देखेंगे तो 1 मिलियन जॉब्स के आसपास की बात चल रहा है। सेकंड चीज ये है कि यूरोप भी धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं। सो यूएस का इकोनॉमिक रिकवरी काफी अच्छे ट्रैक पे आ गया है। तो उसको लेकर आपका यूएस का ट्रेजरी यील्ड्स अगर देखें 1.63 के आसपास आ गया 10 ईयर जीसेक का यूएस का। तो ये सारी चीज है जो गोल्ड का जो सेफ हेवन का जो डिमांड होता है वो उसको कमजोर कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन रुपी का जो अप्रिसिएशन है वो थोड़ा बहुत डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को यहाँ पे फायदा मिलने से रोक रहे हैं, आई थिंक, राइट। सो मेरे हिसाब से अगर यूएस का पेरोल नंबर्स अच्छा भी आया तो मंडे थोड़ा बहुत करेक्शंस आ सकता है इसको देखते हुए। बट मैं अभी भी मानता हूं कि इसमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। जैसा बीरेन ने भी बोला है कि मैं भी एग्री करता हूं कि 48,300 350 के आसपास में इसमें बाइंग करूंगा। आप अगले हफ्ते का अगर टारगेट रखें तो मेरे हिसाब से 49,000 के ऊपर का लेवल एक बार देखने के लिए मिल सकता है। 49,200 49,250 के आसपास का लेवल्स देख सकते हैं। डाउन साइड में आपको थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा,
बिकॉज मैं अभी यही सवाल अगर आप मंडे मॉर्निंग अगर पूछेंगे तो थोड़ा बहुत इसको टाइटर स्टॉप लॉसेस हो सकता है, बट बिकॉज फ्राइडे ले रहे हैं तो इससे 47,800 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। टारगेट्स हो सकता है 49,200। बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। आज शाम को वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकता है और मंडे भी इसका वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अमेरिका से जो भी आर्थिक आंकड़े आएंगे उसका बड़ा इम्पैक्ट आपको दिखेगा मार्केट के ऊपर। और ये बात किशोर जी ने भी कही, बीरेन जी ने भी कही, और उन आंकड़ों पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन रविंद्र जी, अगर मैं आपसे, चलिए ठीक है, ये शॉर्ट टर्म में तो ये आंकड़े प्रभावित कर देंगे, लेकिन वैसे भी अब तो आर्थिक हालात बेहतर ही होने हैं, क्योंकि जो सबसे बुरा दौर था दुनिया की इकोनॉमी का वो तो अब खत्म होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। अब आगे कुछ और हो जाए अलग बात है, लेकिन अभी के हिसाब से वो बुरा दौर खत्म होता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे। तो आप जरा बताएं कि अगर इन्वेस्टर को पैसा लगाना हो गोल्ड में, तो पहला तो ये कि क्या लगाना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर लगाएं तो रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करें गोल्ड में। अभी लॉन्ग टर्म का व्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं रविंद्र जी। गुड इवनिंग मृत्युंजय। आई थिंक देखिए, जैसे मैं पहले से कंटिन्यूसली कहते आ रहा हूँ कि गोल्ड में टाइमिंग करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी जो है वो अभी भी है। डॉलर को लेके काफ़ी चिंता है, क्योंकि डॉलर एक लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन पर है। अगर हम साइकिल्स की बात करें तो डॉलर में एक 7 ईयर बेयर साइकिल शुरू हुआ है, और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आफ्टर अ 9 ईयर कंसोलिडेशन साइकिल अभी ये एक ब्रेकआउट पे आया है सिंस इट ब्रीच्ड $1,700। तो मेरे हिसाब से जो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन जैसे रिकवरी चल रही है यूएस में और यूरोजोन में आफ्टर वायरस का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया है, और जो रिकवरी आ रही है उसके चलते हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आए। लेकिन मेरे हिसाब से आगे चल के आई थिंक विद इन दिस ईयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी गोल्ड फिर से एक बार 52,000 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन आया है, जो कल के सेशन में हमने करेक्शन देखा है आफ्टर एडीपी एम्प्लॉयमेंट डेटा, जो कि काफ़ी अच्छा आया था। तो आई थिंक आज का जो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा है वो डिस्काउंट हो चुका है, और अगर नॉन फार्म पेरोल्स डेटा से अच्छा आता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी और थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है टुवर्ड्स 1855 $1850 के आसपास। लेकिन जो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है। और एक चिंता ये है कि यूएस ट्रेजरी यील्ड जो है वो अभी भी जो ब्रेक पॉइंट था 1.50 उसके ऊपर चल रहा है। अगर वो कहीं 1.50 का नीचे आता है तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा गोल्ड के अपमूव के लिए। लेकिन इन्फ्लेशनरी कंसर्न अभी भी बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से गोल्ड में अभी भी जो इसका पोजिशनल स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है। हो सकता है कि थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव आए 1850-1840 तक, लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हमने गोल्ड में 49,700 से ऑलमोस्ट 48,500 तक का फॉल देखा है कल के एक सेशन में। तो मेरे हिसाब से और अगर थोड़ा सा ठीक है रविंद्र जी, ओके सर, आई थिंक एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब कुल मिलाकर सारे एक्सपर्ट एक ही लाइन पर हैं। हमारे जो दो एक्सपर्ट बीरेन जी और किशोर जी भी कह रहे हैं कि गिरावट पे आए तो ट्रेडर भी ले सकते हैं। रविंद्र जी कह रहे हैं कि इन्वेस्टर को भी लेना चाहिए और वो उनके लिए भी एक गिरावट का मौका बनेगा, मिलेगा। तो ये ठीक बात है कि आपके लिए गोल्ड में एक अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की भी और ट्रेडिंग की भी। लेकिन अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। और चांदी का मार्केट पूरे हफ्ते 70,000 से लेकर 72,600 के दायरे में घूमता रहा चांदी का भाव, और ओवरऑल 1% की गिरावट रही है इस हफ्ते। और 3 महीने में चांदी में 8% तक की तेजी आई, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। बीरेन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि चांदी को लेकर यह कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड के तौर पर चांदी की मांग बहुत अच्छी रह सकती है, बढ़ सकती है, और बहुत सारी इंडस्ट्री की पेंटअप डिमांड है, उसमें भी इजाफा होगा तो चांदी को बड़ा फायदा होगा। क्या आप इस आर्ग्यूमेंट से सहमत हैं? और अगर हाँ तो क्या आपको भी लगता है कि चांदी में तेजी की बड़ी गुंजाइश अभी बनी हुई है, बची हुई है? जितनी भी बातें मैं सुन रहा हूँ, मुझे ये जो डिमांड है वो थोड़ी इल्यूसिव लग रही है। इसमें कहीं हिडन सप्लाई भी काफ़ी है, और हम अगर देखेंगे तो 8-9 महीने से सिल्वर इंडियन टर्म्स में 62,000 70,000 के बीच रही है।
और फॉरेन के हिसाब से 23-28 के बीच रही है। जब जब 28 के ऊपर जाती है तब तब इसमें एग्रेसिव सेलिंग आता है। साथ ही साथ मैं उसे एज ए प्रोफेशनल आर्बिट्रेजर ऐसा मानता हूँ कि कैश सिल्वर लेके कोई फ्यूचर्स बेचता है तो 12-14% रिटर्न कमा लेता है। तो मेरा इसमें नज़रिया यूजुअली 10 में से 8 बार सेल साइड का रहता है और अभी भी मैं कहीं सेल साइड की अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये आप एक ट्रेडिंग का एंगल आप बता रहे हैं, लेकिन किशोर जी इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और आपसे डिटेल में पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि डिमांड को एक बड़ा नुकसान पहुंचा था कोरोना काल में, इंडस्ट्रियल डिमांड को, चांदी भी इम्पैक्ट हुई थी। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर दुनिया भर के देशों की आर्थिक रफ्तार अब बढ़ने वाली है, पटरी पर लौटने वाली है, तो क्या अगर ये बात हम समझना चाहें कि क्या उसमें चांदी की डिमांड की एक बड़ी भूमिका होगी और बड़े पैमाने पर दुनिया के अलग अलग देशों में चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी, तो क्या मतलब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि चांदी में तेजी आएगी या नहीं आएगी, पहला तो ये। और दूसरा ये कि क्या, क्योंकि अब जब इंडस्ट्रियल रफ्तार बढ़ेगी दुनिया भर की तो लंबा वक्त लगेगा इसमें, मतलब बढ़ते बढ़ते, तो क्या ये चांदी की तेजी सिर्फ तेजी नहीं रहेगी बल्कि टिकाऊ भी रहेगी? मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं सर। मृत्युंजय, आई थिंक बिल्कुल यहाँ पे डिमांड साइड बहुत स्ट्रांग रह सकता है और ऑल्सो इसका जो बेस मेटल्स के जो ताल्लुकात है इसके साथ वो भी इसको सपोर्टिव है। एंड मैं एक देख रहा हूँ कि ये पैंडेमिक के दौर में जो भी गुजर रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे ग्लोबली, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लोबली देख रहा हूँ कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि सिल्वर और गोल्ड एज एन, स्पेशली सिल्वर एज एन इंडस्ट्रियल मेटल, काफी हद तक जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जो इस्तेमाल होता है कि वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डिमांड बरकरार रहेगा। हालांकि जहां तक व्यू के सवाल है, यस इसमें तेजी रह सकता है, बट जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा। आप इसको मतलब सावधान रहना चाहिए। अगले हफ्ते का अगर आप बात करते हैं, प्रोबेबली 75,000 का टारगेट्स के लिए आप इसमें खरीद के चल सकता है। आपका जो खरीदने का लेवल होना चाहिए 69,500 के आसपास, 66,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 75,000 के आसपास का टारगेट्स के लिए आप इसको बाइंग साइड पे रह सकते हैं। ठीक है, तो अगले हफ्ते 75,000 रुपए तक चांदी का भाव जा सकता है, ये बात किशोर जी कह रहे हैं। लेकिन रविंद्र जी, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि चांदी का भाव 80,000 रुपए तक कब तक जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? मृत्युंजय, मेरे हिसाब से बहुत जल्द जा सकता है, क्योंकि चांदी का अगर मूव देखें तो काफी रेंज बाउंड मूव है। चांदी में एक ब्रॉड रेंज में चल रहा है। नीचे का जो लेवल है वो अराउंड 70,500 और ऊपरी लेवल 74,400 है। इंटरनेशनल में $28.30 से $28.50 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्द निकल जाएगा और अगर वो निकल जाता है तो फिर 77,000-78,000 तक की पॉसिबिलिटी है, जो कि बहुत करीब है 80,000 तक। तो मेरे हिसाब से वो लेवल निकलने के लिए वेट करना चाहिए। आई थिंक हो सकता है कि ये क्वार्टर में ही आ जाए। तो मेरे हिसाब से ये जो कल का जो फॉल आया, हो सकता है कि और थोड़ा सा फॉल आए, लेकिन पॉसिबल है कि ये क्वार्टर में सिल्वर का जो रेट है वो अराउंड 77 से 78,000 तक जा सकता है। तो जो करेक्शन है वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, आई थिंक 66,000 से 66,500 का एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा। और नेक्स्ट वीक के लिए अगर बात करें तो हमें भी लगता है कि 69,500 एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिए। 68,500 का स्टॉप मेंटेन कर सकते हैं और इमीडिएट टारगेट जो नेक्स्ट वीक के लिए हमें लग रहा है कि 72,500 से 73,000 तक आ सकता है। ओके, तो चलिए ये बात हो गई चांदी की। अब हम बात करते हैं क्रूड की। और क्रूड ने इस हफ्ते बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 4% तक की तेजी हमने कच्चे तेल में देखी है। $72 के ऊपर चला गया है ब्रेंट क्रूड। WTI क्रूड का भाव 70 तक पहुंच गया है और MCX पर भाव 5100 तक भी पहुंचा है। तो अच्छी तेजी हमने क्रूड में देखी है। तेजी क्यों आई है? तेजी के पीछे 2-3 महत्वपूर्ण वजह है। पहला तो ये कि दुनिया भर में डिमांड बढ़ने की बात हो रही है अब कच्चे तेल की। अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वहाँ पर पीक ड्राइविंग का सीज़न शुरू हो गया है, तो वहाँ पर भी डिमांड बढ़ रही है। और एक
एक शॉर्ट टर्म का आप कह सकते हैं कि रीजन ये भी है कि अमेरिका में पिछले हफ्ते 51 लाख बैरल का स्टॉक घटा है। तो मैं किशोर जी आपसे समझना चाहता हूं कि क्रूड में इस वक्त दो तरह की खबरें चल रही हैं, एक सप्लाई साइड से, एक डिमांड साइड से। एक तरफ सप्लाई की बात यह हुई कि ओपेक की जो मीटिंग हुई उसमें तय किया गया कि जो ओपेक और गैर ओपेक देश हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाएंगे। उत्पादन क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के बीच बातचीत चल रही है और वहां पर बातचीत कामयाब होती है तो ईरान से सप्लाई बढ़ने की बात आएगी। तो एक तरफ सप्लाई बढ़ने की बात हो रही है, दूसरी तरफ डिमांड बढ़ने की बात हो रही है अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, हालांकि अभी तक के हिसाब से डिमांड वाली खबर ने मार्केट को ज्यादा इंपैक्ट किया है, दाम बढ़े हैं, क्या आगे भी यही ट्रेंड रहेगा या आगे सप्लाई की खबर अगर ईरान से भी आ जाती है तो वो डिमांड की खबर पे भारी पड़ जाएगी और दाम कम हो जाएंगे? मृत्युंजय, जैसा आपने बिल्कुल सही बोला है कि यहाँ पे सप्लाई साइड पे ईरान का थ्रेट है, बट डिमांड साइड भी उतना ही ताकतवर है। बट इसमें दो चीजें, वन इज दैट सप्लाई इज एल्यूसिव राइट नाउ, कि आपका यूएस गवर्नमेंट और ईरान के बीच में और जो नाटो फोर्सेस के साथ इसका जो समझौता होगा और सैंक्शंस लिफ्ट होगा, आई थिंक वो एज ऑफ नाउ मार्केट प्राइस इन नहीं कर रहे हैं, बट डिमांड को प्राइस इन कर रहे हैं। आप अगर देखें सऊदी अरेबिया पिछले हफ्ते भी उनका जो स्पॉट प्राइसेस रेज किया है, ऑल द एशिया के जो शिपमेंट्स है, जुलाई का जो शिपमेंट्स है, उनका सबका प्राइसेस बढ़ा दिया है। सो जो डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे थे पहले सऊदी अरेबिया, अभी वो डिस्काउंट्स घटा के प्राइसेस बढ़ा दिया है। तो दैट एक्चुअली क्लियरली शोइंग दैट कि डिमांड काफी ज्यादा है। एट द सेम टाइम यूएस भी रिकवरी में आ रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैवल जो है, स्पेशली जो एयर ट्रैवल का जो अगर रिस्टोर हो जाता है तो काफी हद तक इसमें डिमांड का पॉजिटिव आउटलुक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एज ऑफ नाउ मैं बाई साइड पे रहना चाहता हूँ, और ईरान का थ्रेट को समझते हुए 4890 के आसपास मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, 5000 के आसपास मैं बाइंग करूंगा और 5240 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 5200 से ऊपर क्रूड का भाव जा सकता है, खरीदना चाहिए। आप बताएं बीरेन जी, आप ट्रेडर को क्या सलाह देंगे? क्रूड की इस तेजी पर भरोसा करें या ना करें? भरोसेमंद तेजी है। इसकी जो इफेक्ट हम देख रहे हैं, बेसिकली बाइडेन गवर्नमेंट जब आई तब उसने कीस्टोन पाइपलाइन कैंसिल किया था। अब शायद दूसरा डाकोटा एक्सेस भी शायद कैंसिल हो सकता है। तो आगे जाकर सप्लाई की काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। डिमांड रिकवरी तो है, यूरोप 20 साल की मंदी के बाद बाहर आया है और तेजी से आया है, जो आने वाले सेकंड हाफ में हम देख पाएंगे। फिलहाल तो 5000 के आसपास मैं बाई करूंगा। 5220 का टारगेट रहेगा मेरा, स्टॉप लॉस 480 का रहेगा। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा शायद ये 54 भी जाए तो। अच्छा, तो देखिए इमीडिएट टारगेट दोनों एक्सपर्ट का 5200 के ऊपर का टारगेट दिया है। रविंद्र जी, आप भी एग्री करते हैं क्या कि शॉर्ट टर्म में या अगले हफ्ते 5200 के ऊपर हम क्रूड का प्राइस देखेंगे? बिल्कुल मृत्युंजय, हमारा टारगेट भी अराउंड 5200 के आसपास है और बाइंग लेवल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है टुवर्ड्स 5000। मेरे हिसाब से एक अच्छा ब्रेकआउट है क्रूड में। काफी टाइम से $67 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, 67 से हम सेलिंग देख रहे थे, लेकिन अभी सारा जो बुलिश फैक्टर्स है वो फैक्टर इन हो चुका है। सिर्फ एक वरी ईरान यूएस डील का है, अगर वो होता है तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्टिव मूव आए, लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छा स्ट्रक्चर है इसमें भी। और हमें लग रहा है कि इमीडिएट 5200 5240 तक आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो WTI का टारगेट लग रहा है वो अराउंड $75 से $77 है। तो मेरे हिसाब से काफी बुलिश लग रहा है, बाइंग एवरी डिप्स करना चाहिए और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से $75 से लेके $77 तक का टारगेट ले सकते हैं। अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगा बीरेन जी कि ओवरऑल मेटल का आउटलुक आपको कैसा दिख रहा है फंडामेंटली, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो बीरेन जी? अच्छा, किशोर जी, यही सवाल मेरा आपसे होगा मेटल के ऊपर कि मेटल का मार्केट आपको कैसा लग रहा है और मेटल में ट्रेडिंग के लिहाज से कौन सा काउंटर सबसे अच्छा लग रहा है? आई थिंक मेटल्स में जैसा पहले भी डिस्कस किया है कि यूएस का जो डेटा पॉइंट्स जो काफ़ी अच्छा आ रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी है, वो सब आपको पॉजिटिव पॉइंट्स है।
दूसरी साइड एक्चुअली आपको जो चिली में एस्कॉन्डिडा का जो माइन है, बीएचपी का और एस्कॉन्डिडा का जो माइन है, एंड स्पेंस का जो माइन है, दोनों में स्ट्राइक चल रहा है ऑलरेडी। एक यूनियन ने स्ट्राइक का कॉल ऑफ दिया है। सो आई थिंक वो थोड़ा सा एक सप्लाई थ्रेट है। एंड चाइनीज डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग है, स्मेल्टर डिमांड काफी स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से कॉपर एक बेहतर इन्वेस्टमेंट का ये हो सकता है। बट उसके लिए मैं नॉर्मली कॉपर में जो इतना मंदी जो आया है, स्पेशली जो इतना तेजी आया है, उसका जो करेक्टिव मेजर्स है, अभी जो करेक्शन आ रहा है, सो अगर करेक्शन एक्सटेंड होता है अगले अगले हफ्ते तक भी, तो मैं एक हफ्ते के लिए इसमें बिकवाली करके मे बी 720 के आसपास का टारगेट्स के लिए बिकवाली करूंगा। बट अगर मैं थोड़ा सा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर हूं, तो प्रोबेबली मैं एनीथिंग बिटवीन 700 720 के बीच में जो भी लेवल्स मिलता है, वो बार्गेन हंटिंग का बाइंग हो सकता है। तो वहां पे मेरे को वैल्यू बाइंग दिखता है कॉपर में 720 के आसपास। बट फिलहाल के लिए 740 745 के आसपास इसमें एक बार बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके, तो आप करेंगे कॉपर एक बेस्ट पिक है मेटल में जहां पर ट्रेड करना ठीक रहेगा बाइंग का। रविंद्र जी, आप एग्री करते हैं क्या आपको भी लगता है कि कॉपर में ट्रेड लेना, पैसा लगाना इस वक्त सेफ है, लगाना चाहिए? बिल्कुल पृथ्वी जी, क्योंकि कॉपर में हमने एक अच्छा करेक्टिव मूव देखा है और ये करेक्शन हो सकता है कि और थोड़ा सा चले, क्योंकि जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स की वजह से चाइना से जो स्टेप्स आ रहे हैं टू कंट्रोल द ओवर हीटिंग कमोडिटी प्राइसेस, आई थिंक उसका इम्पैक्ट हम सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स में देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि कॉपर में अराउंड 725 724 तक प्राइसेस एक बार और करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 730 732 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि ब्रेक पॉइंट था जहां से हमने ब्रेकआउट देखा था। तो अगर उसके नीचे फिसल जाता है, पिछले बार भी 732 33 से मार्केट घूम के फिर से 770 तक गया था, तो मेरे हिसाब से 730 टू 730 एक काफी क्रूशियल सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो हो सकता है कि एक शार्प फॉल आ सकता है, 725 720 तक भी हो सकता है। लेकिन वहां से फिर से एक बार इसमें बाउंस बैक देखा जा सकता है। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 744 745 होगा। तो मेरे हिसाब से एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। यस, मीडियम टर्म से अभी भी जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स का आउटलुक है वो पॉजिटिव है, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। इमीडिएट टारगेट 745 तक लेके वहां पे हो सकता है, 755 तक एक बार सेलिंग है। तो मेरे हिसाब से ओके रविंद्र जी, जी ठीक है। दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कॉपर एक अच्छा ट्रेड होगा, यहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एग्री मार्केट की, लेकिन ओवरऑल एग्री के लिए एक अच्छी खबर मानसून के मोर्चे पर आई है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून अच्छा रहेगा और केरल मानसून पहुंच भी चुका है, तो खरीफ की बुआई के लिए अच्छी खबर है। तो पहले तो मैं ओवरऑल ही सवाल बीरेन जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अच्छे मानसून का, हालांकि अब बुआई होगी, फसल आएगी, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट मार्केट पर तुरंत आता है। तो अब चूंकि मानसून को लेकर फोरकास्ट भी अच्छा आया है, दो बार पहले भी आईएमडी ने कहा था, फिर कहा है, और केरल मानसून पहुंच चुका है आईएमडी के मुताबिक भी। तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ओवरऑल एग्री प्राइस के ऊपर आप क्या देख रहे हैं इस खबर का? इसका थोड़ा इफेक्ट आया है सेंटिमेंट का, साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो वर्बल इंटरवेंशन है उसकी भी थोड़ी इफेक्ट आई है। स्टॉक लिमिट का, ड्यूटी कट करने का, इंपोर्ट ड्यूटी कट करने का, ये सभी कारण की थोड़ी नेगेटिव इफेक्ट आई है। बट मानसून 100 दिन की इवेंट है, तो इस पे मैं अभी कोई मन नहीं बना रहा हूँ। इनफैक्ट इसमें मैं कहीं ग्लोबल डेफिसिट को देखते हुए एग्री कमोडिटीज में कहीं बाई साइड का मौका ढूंढ रहा हूँ। ये मानसून का इफेक्ट तो 3-4 दिन में डिस्काउंट हो जाएगा, फिर आगे हम यहाँ से डिसेंट रिकवरी देखेंगे। अच्छा ठीक है, तो चने में क्या किया जाए सर? चना अभी आपको लगता है कि ट्रेड के लिहाज से ठीक है? जुलाई चना अट्रैक्टिव है 5200 के आसपास। मैं इसमें पोजिशनली बाइंग प्रेफर करूंगा। 5500 का मेरा लक्ष्य रहेगा, स्टॉप लॉस 5100 का रहेगा, क्योंकि जो आयत जकात की बात है, आयत ड्यूटी कट की, वो ड्यूटी 0 हो जाए तो भी पड़ता नहीं बैठ रहा है। ओके ठीक है। सोया ऑयल ये बहुत हॉट टॉपिक है हाल के दिनों में रविंद्र जी, क्योंकि दाम बहुत बढ़े, इसको लेकर बहुत चर्चा हुई, बहुत डिमांड हुई, दाम कैसे कम किए जाएं। सरकार ने भी अलग अलग तरह से बैठकें की, इसके ऊपर सरकार की नज़र है। हाल में कुछ दाम कम भी हुए हैं। क्या लगता है सोया तेल में क्या किया जाए?
नहीं लग रहा मृत्युंजय, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा पीक आउट हुआ है ओवरऑल एडिबल पैक में। आई थिंक सीपीओ, सोया ऑयल सब में एक टॉप दिखाई दे रहा है और पॉसिबिलिटी है कि करेक्टिव मूव जो है वो कंटिन्यू रहे। सोया ऑयल में हमें लग रहा है कि जून का जो वायदा है वो अराउंड 1340 1350 तक आ सकता है। इवन जुलाई माइट कम डाउन टू 1320 और लेवल्स। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से कोई भी उछाल आता है, हमने देखा है कि 1400 1425 के आसपास जाके वहाँ से एक करेक्टिव मूव आ रहा है, तो वो एक सेलिंग जोन हो चुका है सोया ऑयल में। 1450 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और इमीडिएट टारगेट जो है वो 1340 तक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये राय हो गई आपकी सोया ऑयल पे। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, किशोर जी आपका, बीरेन जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अगला हफ्ता